मैं सत्य आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से सत्याज इंस्टीट्यूट चैनल पर। तो हमने पिछले पार्ट में देखा कि हमने सबसे पहले प्रकाश पढ़ा, प्रकाश के गुण पढ़े, प्रकाश में दो वस्तुएं प्रदीप्त और अदीप्त पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा परावर्तन और उसके दो नियम। तो आज हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट में आगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने उस पार्ट में कहां तक पढ़ा। तो हमने लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था परावर्तन। क्या टॉपिक था लास्ट? परावर्तन। परावर्तन हमने क्या देखा कि एक चिकनी सतह होती है जिसके एक पृष्ठ पर कलई की जाती है। तब हम क्या करते हैं कि इसके सतह पर एक प्रकाश किरण को आपतित करते हैं। आपतित का मतलब होता है डालते हैं। अब यहाँ से एक परावर्तित किरण निकलती है, यानी यहाँ से टकराने के बाद एक किरण जो है वो नई बनती है और वापस जाती है। उसको आप क्या बोलते हो? परावर्तित किरण। और जहां से परावर्तित किरण का जन्म होता है, यानी जहां आपतित किरण का अंत तथा परावर्तित किरण का जन्म होता है, वहीं से हम क्या डाल देते हैं? एक अभिलंब डाल देते हैं। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण होता है हमारा आई। क्या होता है भैया? आई। और अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच बना कोण होता है आर। इसको बोलते हैं मापन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है। तो और इसमें इसके दो नियम भी पढ़े थे। तो इसका प्रथम नियम क्या था आपका? प्रथम नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु तल पर होते हैं। ठीक है। और अब बात करते हैं इसके द्वितीय नियम की। तो इसका द्वितीय नियम जो है वो क्या था? द्वितीय नियम था कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन का कोण आई जो है वो सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। दैट्स क्लियर। तो आज हम बढ़ते हैं यहां से आगे। यहां से आगे जो है हमारा सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। अब हमने परावर्तन जो है पढ़ लिया, उसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं हम प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देखिए, प्रति का मतलब होता है कि प्रत्येक वस्तु। जानते हैं आप लोग प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक वस्तु। और बिंब का मतलब होता है वस्तु। प्रति का मतलब प्रत्येक, बिंब का मतलब होता है वस्तु। यानी कि हमें प्रत्येक वस्तु जिस तरीके से रखी है उसी तरीके से अगर किसी दूसरी जगह, दूसरी चीज में दिखाई दे तो वो क्या कहलाता है? उसका प्रतिबिंब कहलाता है। अब प्रतिबिंब की जो परिभाषा है फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो क्या है कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है भैया। तो प्रतिबिंब जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इसके दो टाइप होते हैं। इसका जो पहला टाइप है आपका वो है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। पहले पॉइंट की बात करते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो आपका है क्या? वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है कि परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरणें हैं वो वास्तव में मिले। परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें वास्तव में मिले, वास्तव में मिले तो वो कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और अब इसका पहला पार्ट हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। अभी इन दोनों का कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसमें होता क्या है, कौन सा, कैसी वास्तविक किरणें होती है, कैसी काल्पनिक किरणें होती है। तो जो आभासी प्रतिबिंब है ये होता क्या है? इसमें क्या है कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में मिले। तो इसमें क्या है कि प्रकाश किरणें वास्तव में ना मिले, किस रूप में मिले? काल्पनिक रूप में मिले। यानी कि हमें मिलती हुई दिखाई दे कि वो मिल रही हैं, लेकिन वो वास्तव में कभी भी ना मिले। तो वो कौन सी किरणें होती है? तो सॉरी, कौन सा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब। मतलब प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें मिलती हुई, प्रकाश किरणें
मिलती हुई प्रतीत हो, प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो तो वो क्या कहलाएगा आपका आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? तो एक बार फिर से देखेंगे कि इसमें क्या है, इस वाले को वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हो, इसका फोटो भी ले सकते हो, जो चाहो इसके साथ करो, क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब है, ये हमें दिखाई देता है एग्जैक्ट क्लियर लोकेशन। और ये जो है आभासी प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? आभासी, मतलब इसको आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसको देखने के लिए आप फोटो ले सकते हैं सिर्फ इसका। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फोटो क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप देख सकते हैं कि हमारा जो है प्रतिबिंब जो है वो कैसा बना है, इसमें प्रतिबिंब में क्या है, प्रतिबिंब में क्या होना चाहिए, कैसा प्रतिबिंब है। तो ये सारी कंडीशन जो है वो अप्लाइड होती है। ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब भाई प्रतिबिंब तो हमने बना लिया, प्रतिबिंब बनता कैसे ये भी तो पता होना चाहिए। अब प्रतिबिंब बनाने की विधि, यानी कि दर्पण, जिसमें प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है? दर्पण। तो अब बात करते हैं हम लोग दर्पण की, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक दर्पण। दर्पण का मतलब क्या होता है? मिरर, मींस शीशा, जिसमें आप लोग अपना फेस वगैरह देखते हो, वो क्या कहलाता है? शीशा। तो दर्पण क्या होता है? किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ, मान लो कोई भी चिकना या पॉलिशदार पृष्ठ है, जैसे जब सोना या चांदी हम देखते हैं उसमें क्या होता है, हमारा अक्स दिखाई देता है ना, कभी कभी पानी में भी दिखाई देता है। तो किसी चिकने या पॉलिशदार व पारदर्शी पृष्ठ के, चिकने पॉलिशदार व पारदर्शी पृष्ठ के एक पृष्ठ पर कलई कर देने से, क्या कर देने से? एक पृष्ठ पर कलई कर देने से, एक पृष्ठ पर कलई कर देने से। अब अगर मैं इसके एक पृष्ठ पे कलई कर दूंगा तो इसका जो दूसरा पृष्ठ है वो आपका क्या बन जाएगा? परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो इसका जो दूसरा पृष्ठ होगा, मान लो ये हमारा कोई प्लेन मिरर है, कोई एक कांच है प्लेन, हमने क्या किया, इसके एक और क्या कर दी? कलई। कलई जैसा कि मैंने बताया, कलई जो है पेंट होती है, तो हमने क्या किया, इसके एक और जो है पेंट कर दी, तो इसका ये वाला जो तल है वो क्या बन जाएगा? परावर्तक तल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? है ना? पृष्ठ पर कलई कर दी गई है तो उसके एक जो उसका दूसरा पृष्ठ है वो क्या बन जाएगा? परावर्तक पृष्ठ। तो इसी को आप क्या कहोगे? दर्पण कहोगे। अब हमारे दर्पण जो है वो दो टाइप के होते हैं। इसमें जो पहला टाइप है वो है आपका समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण और दर्पण की डेफिनेशन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हम क्या बोलेंगे समतल दर्पण की डेफिनेशन में कि कांच की एक समतल पारदर्शी प्लेट, क्या? कांच की एक समतल पारदर्शी प्लेट के एक पृष्ठ पर, पारदर्शी प्लेट के एक पृष्ठ पर यदि आप कलई कर देते हैं, एक पृष्ठ पर क्या कर देते हैं? यदि आप कलई कर देते हैं तो वो जो है आपका क्या बन जाएगा? समतल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण में ज्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं है, लेकिन एक जो है इसका नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक नोट पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली हर जगह पूछा भी जाता है। ये सिर्फ 10th के एग्जाम में ही नहीं, बोर्ड एग्जाम में, 10th के 12th के बोर्ड एग्जाम में, और कभी कभी आप किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी करें तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि नोट पॉइंट की, इसका जो नोट पॉइंट मैं बताने वाला हूं वो है, नोट पॉइंट जो है वो फोकस दूरी से रिलेटेड है। किससे है? फोकस दूरी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो हमेशा क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत, मींस दैट इनफाइनाइट। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो। और यहाँ पर एक टॉपिक आया है पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिसके हम आर पार देख सकें, मींस दैट ट्रांसपेरेंट चीज। समझ में आया? तो समतल दर्पण यहाँ पर क्लियर है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो आपका आता है गोलीय दर्पण। क्या आता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है सर? गोलीय दर्पण में समझेंगे कि किसी खोखले गोले, मान लो ये कोई खोखला गोला है, किसी खोखले गोले के
कटे हुए भाग, किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग के एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। इसके एक पृष्ठ पे क्या कर दी जाए? कलई। एक पृष्ठ पर कलई। अब भाई अगर आप एक पृष्ठ पर कलई करोगे तो आपका जो दूसरा पृष्ठ है अपने आप क्या बन जाएगा? परावर्तक। अपने आप क्या बन जाएगा? परावर्तक बन जाएगा। यानी आप एक दो पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ, एक पृष्ठ को आपने कवर कर लिया तो दूसरा पृष्ठ जो है अपने आप कुछ ना कुछ रिएक्ट आपको देगा। तो क्या रिएक्ट देगा? परावर्तन के रूप में। यानी इस पर जो प्रकाश किरण पड़ेगी वो क्या होगी? परावर्तित होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। तो आपके जो गोलीय दर्पण है वो भी दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण सबसे पहले आपका आता है अवतल दर्पण। क्या आता है? अवतल दर्पण। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो आता है आपका उत्तल दर्पण। क्या आता है? उत्तल दर्पण। ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं अवतल दर्पण। काफी अच्छा बेसिक टॉपिक है। सबसे पहला पॉइंट जो है उठाते हैं अवतल दर्पण से। कहां से? अवतल दर्पण से। तो अवतल दर्पण होता क्या है? सबसे पहली चीज देखो, अव का मतलब होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर। तल का मतलब होता है जगह। क्या होता है? जगह। ठीक है। वैसे तल का मतलब समतल होता है, लेकिन हमने यहाँ क्या कर दिया? जगह। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है कि अवतल दर्पण को याद कैसे करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ 10th के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लास 12th में भी एक चैप्टर आता है, इसमें भी प्रकाश का परावर्तन है। अपवर्तन उसमें हालांकि अलग है, लेकिन ये उस चैप्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है बेसिक चीज है। जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तब तक आप आगे की चीजें नहीं समझ पाएंगे। जैसे मान लो आपको कहीं छत पे चढ़ना है, अब आपसे बोल दें कि आगे 10 सीढ़ियां छोड़ो, चढ़ जाओ, चढ़ जाओगे? नहीं ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो 10 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी एक एक करके। तो वही तो उसी तरीके से फिजिक्स है कि फिजिक्स एक चेन से जुड़ी हुई है। अगर फिजिक्स में आपने पहला चैप्टर मिस किया या पहले चैप्टर का कोई पहला पार्ट मिस कर दिया तो आपको इसके आगे जो दूसरा पार्ट है या दूसरा चैप्टर वो समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि फिजिक्स क्या है? रिलेशन से चलती है, एक चेन से। मान लो ये जो है इसकी पहली कड़ी है, पहला चैप्टर है, फिर इसी से दूसरा चैप्टर भी जुड़ा होगा, इसकी दूसरी कड़ी, फिर इसी से तीसरा चैप्टर भी जुड़ा होगा, ये इसकी तीसरी कड़ी, फिर इसी से चौथा चैप्टर भी जुड़ा होगा, इसकी चौथी कड़ी। तो इसी तरीके से जो फिजिक्स है वो चेन के अकॉर्डिंग चलती है। फिजिक्स में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिना किसी दूसरी चीज से रिलेट ना करती हो। समझ में आया? तो इसको समझने के लिए आपको एवरी पार्ट और एवरी चैप्टर जितने भी हैं सबका अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आपको फिजिक्स समझ में आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका मतलब है ऊपर, तल का मतलब है जगह। यानी कि गोलीय पृष्ठ का हम पार्ट लें, हमने जो पार्ट काटा था वो पार्ट हमने लिया। यानी अगर मैं ऊपर की जगह पर कलई कर दूं, क्या कर दूं? ऊपर की जगह पर कलई कर दूं, ये इसका ऊपरी पार्ट होगा कि नहीं होगा? अगर हम इसके ऊपरी सतह पर यानी ऊपरी जगह पर मैं कलई कर दूं तो अंदर का पार्ट है वो क्या बन जाएगा? आपका परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। परावर्तक पृष्ठ बनेगा। भाई बाहर का जो पार्ट है उस पर हमने कलई कर दी, बाहर तो किरण आने जाने से कुछ मतलब ही नहीं रहा, जा नहीं सकती, तो आगे के ही पार्ट में परावर्तन होगा। ये आपकी कौन सी किरण है? आपतित किरण, क्योंकि ये आपकी किरण पड़ी है, आपतित किरण। अब यहां से एक किरण टकरा के कहां आई? वापस। तो ये आपकी कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण। कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण। अब आपतित किरण और अभिलंब, ये आपका अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण, मींस दैट आई। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है? आ, मतलब परावर्तन कोण। यहां तक आप सबका क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। पहला तो हमारा गोलीय दर्पण है, पहला हमारा अवतल दर्पण था, दूसरा क्या है हमारा? उत्तल दर्पण। दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। तो
उत्तल दर्पण में क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। उत्त का मतलब होता है नीचे। क्या मतलब होता है? नीचे। और तल का मतलब होता है चाहे तो जगह ले लो और चाहो तो सतह ले लो, बात दोनों में एक ही है। तो इसमें क्या है, अब मान लो मैं गोले का फिर से कटा हुआ भाग बनाऊं, ये मैंने गोले का कटा हुआ भाग बनाया। इसमें क्या है, नीचे की जगह पर, नीचे की जगह पर कलई। अगर आप नीचे की जगह पर कलई करते मतलब इस पार्ट में, ये भाई अंदर का पार्ट है, इसका दबा हुआ पार्ट अंदर पार्ट हो जाएगा। अगर मैं इसके नीचे वाले पृष्ठ पर कलई कर दूं तो इसका जो ऊपर का पृष्ठ है वो क्या बनेगा, परावर्तक पृष्ठ बनेगा। अब जितनी भी किरणें परावर्तित होंगी वो कहां से होंगी, इसके पीछे वाले पार्ट से, क्योंकि आगे क्या बन गया आपका, आगे क्या होगी, कलई होगी। तो जहां भाई कलई हो गई है वहां से तो कोई मतलब रहा नहीं, प्रकाश कण फाड़ के तो घुस नहीं जाएगी शीशे में, ठीक है। तो ये जो किरण है वो आपकी कौन सी किरण होगी, आपतित किरण। कौन सी किरण होगी, आपतित किरण, क्योंकि ये किरण आ रही है, मैंने किसी प्रकाश स्रोत से ये किरण मिरर पर डाली है। और ये क्या होता है, अभिलंब। अभिलंब, ये क्या होता है आपका, अभिलंब। और ये जो किरण है ये यहां से क्या निकलती है, बाहर निकलती है, तो ये कौन सी किरण हो जाती है, परावर्तित किरण। क्या हो जाती है, परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कितना, कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण, मतलब आई। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, आ, मतलब परावर्तन कोण। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण में जो है कुछ परिभाषाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं कि इनमें कौन सी चीज क्या होती है, कहां पर होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं रहेगा कि कौन सी जगह कहां पर है, तब तक हम इससे ना तो दर्पण को बना, दर्पण से ना तो हम किसी प्रतिबिंब को बना सकते हैं और ना ही प्रतिबिंब को समझ सकते हैं। तो ये चीज जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या हुआ है। सबसे अब दर्पण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, ठीक है। तो दर्पण से रिलेटेड महत्वपूर्ण परिभाषा में से सबसे पहली परिभाषा जो आती है वो आती है दर्पण का ध्रुव। क्या आती है, ध्रुव, ठीक है। तो हम जो है एक फिगर के जरिए सारी चीजों को समझेंगे। एक हम बना लेंगे उत्तल का, एक हम बना लेंगे अवतल का। तो जो अवतल का होता है उसके बाहरी पृष्ठ पर कलई की जाती है, अवतल जो है उसके बाहरी पृष्ठ पर कलई, और जो उत्तल है उसके भीतरी पृष्ठ पर कलई, उसके भीतरी पृष्ठ पर कलई। यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, बात की गई है दर्पण के ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है कि जहां पर प्रकाश किरण आपतित हो, कहां पर, जहां प्रकाश किरण आपतित हो तथा वहीं से परावर्तित किरण का जन्म हो। मान लो हमने यहां से कोई प्रकाश किरण डाली, ठीक है। अब ये प्रकाश किरण यहां से क्या होगी, परावर्तित होगी, और बीच में हम क्या बना देंगे, एक अभिलंब बना देंगे। तो यहां पर जहां ये तीनों चीजें मिलेंगी, जिस जगह पर मिलेंगी वो क्या होगा, दर्पण का ध्रुव। तो बेटा इसे प्रदर्शित किया जाता है P से। ये वाली किरण जो है आपकी वो कौन सी किरण होगी, आपतित किरण, आपतित किरण। ये वाली किरण आपकी कौन सी होगी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये आपका क्या हो गया, अभिलंब, अभिलंब, ठीक है भैया। तो ध्रुव क्लियर है। अब उसी तरीके से जिस तरीके से इसका ध्रुव हुआ है उसी तरीके से इसका भी ध्रुव होगा। तो मान लो कोई प्रकाश किरण जो है हमने यहाँ पर आपकी आपतित करी और यहाँ से क्या हो गई, परावर्तित हो गई, बीच में हमने एक अभिलंब बना दिया, ठीक है भैया। तो ये जो किरण है वो आपकी कौन सी किरण हो जाएगी, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये जो किरण है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये जैसा कि सभी जानते हैं अभिलंब, ठीक है। तो जहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब इकट्ठे होंगे, यानी एक ही जगह से जहां से उत्पन्न होंगे, इस जगह को आप क्या कहोगे, दर्पण का ध्रुव, मतलब P। अब इसका दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है वक्रता केंद्र। क्या पॉइंट आता है,
वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र की अगर हम बात करें तो क्या होगा, अब ये जितने दोनों जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर भी मिरर बने हुए, ये किसी ना किसी गोले से काटे गए हैं। मान लो कि हमने इनको इस गोले से काटा, तो इस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा, इस गोले का कुछ ना कुछ केंद्र होगा। अब जो केंद्र इस गोले का है, अब ये हमने जिससे भी काटे गए भाग, इसका भी तो कोई केंद्र होगा। मान लो इसका जो केंद्र है वो कहाँ है, इस जगह पे है। कहाँ है, इस जगह पे है। और इसका जो केंद्र है वो कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, आगे की ओर होगा कि नहीं होगा भाई, ये उत्तर बोला है ना। इसका जो केंद्र होगा वो कहाँ होगा, आगे की ओर। तो ये जो केंद्र है ये वृत्त के लिए सिर्फ केंद्र है, लेकिन दर्पण के लिए क्या है, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को हम प्रदर्शित करते हैं सी से। किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। ठीक है, पहला पॉइंट ध्रुव था, दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, वक्रता केंद्र। तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो है वक्रता त्रिज्या। क्या है तीसरा पॉइंट, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इसके लिए आप एक गोला बनाओ। सबसे पहली चीज तो ये गोले से ही समझ लो सारी चीजें, कि ये जो है वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र हमने सी मान लिया, इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। वृत्त के केंद्र को हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। अब यहां से लेकर यानी वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो रेखा जाती है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो रेखा जाती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। मतलब आप अब ये त्रिज्या कहलाती है किसके लिए, वृत्त के लिए, लेकिन इसके लिए क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी, या फिर क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। इसको प्रदर्शित करते हैं आप आ से। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मुख्य अक्ष। क्या पॉइंट आता है, मुख्य अक्ष। चौथा पॉइंट है आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष मींस दैट मेजर एक्सिस। तो मुख्य अक्ष क्या होती है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव P को मिलाने वाली जो रेखा है वही हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। अब एक चीज सोच रहे होंगे कि सर यहां से लेकर हमने यहां तक तो ऑलरेडी R बना दी, तो मुख्य अक्ष कहां है। यहां की चीज अगर आप देखोगे तो देखो दर्पण का जो मुंह है वो इस तरफ खुला है, इस तरफ खुला है, आगे की ओर खुला है। तो भाई इसका केंद्र भी यही होगा, त्रिज्या भी यही होगी होगी। तो ये जो चीज है आपकी त्रिज्या ही, त्रिज्या को थोड़ा और आगे बढ़ा, क्या कहूं, त्रिज्या को थोड़ा और आगे बढ़ा दो, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगी, मुख्य अक्ष में। मान लो ये जो आपकी पूरी दूरी दिख रही है यहां से लेकर P तक, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। अब यहां क्या करोगे, यहां मुख्य अक्ष क्या होगी, यहां से ध्रुव P से वक्रता केंद्र C तक हमको जाना है। कहां, ध्रुव P से वक्रता केंद्र C तक जाना है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, तो अब मुख्य अक्ष के बाद हम आगे बढ़ते हैं अभिलंब पर। कहां बढ़ते हैं, अभिलंब पर। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक काल्पनिक रेखा जो हम बनाते हैं वो क्या कहलाती है, अभिलंब। परावर्तन में भी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये क्या कहलाता है, अभिलंब। अब बात करते हैं इनके फोकस की, किसकी, फोकस की। तो सबसे पहली चीज तो क्या है, फोकस में पढ़ाई में भी अगर आप फोकस नहीं करते यानी ध्यान को एक जगह नहीं रखते हो तो कुछ समझ नहीं आता। उसी तरीके से यहाँ है, अगर प्रकाश किरणें एक जगह इकट्ठी नहीं होंगी, एक जगह से इकट्ठी होकर नहीं गुजरेंगी, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो इसकी सबसे पहली कंडीशन है वो क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरणें कैसी चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। कैसी, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, तो वह किसी बिंदु से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है, किसी बिंदु से होकर गुजरती है। जिस बिंदु से होकर ये गुजरती है उसी बिंदु को आप क्या बोलते हो, फोकस या फिर मुख्य फोकस, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो वही सेम कंडीशन जो है इसमें होगी। और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो फोकस है वो हमेशा जो मिरर है आपके उसके दबे हुए पार्ट की तरफ होगा, उभरे हुए पार्ट की तरफ नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि जो फोकस होगा वो आपका इस साइड होगा
यानी फोकस हमेशा वक्रता केंद्र के थोड़े पीछे रहेगा। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो प्रकाश किरण है वो कक्षा कैसी चली, समांतर चली, तो यहां से ये परावर्तक रेखा कहां चली गई, बाहर की ओर चली गई। अब यहां से आपकी काल्पनिक रेखाएं चलनी शुरू हुई, कैसी, काल्पनिक रेखा। तो ये काल्पनिक रेखाएं जिस जगह पर एक दूसरे को काटेंगी वहीं इसका क्या बनेगा, मुख्य फोकस। ठीक है, पांचवा पॉइंट आपका क्या हो गया, मुख्य फोकस। अब बढ़ते हैं इसके छठवें पॉइंट की तरफ। इसका जो छठवां पॉइंट है वो क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी बड़ी सिंपल डेफिनेशन है फोकस दूरी की, कि दर्पण के फोकस बिंदु से लेकर, कहां के, दर्पण के फोकस बिंदु से लेकर ध्रुव P तक की दूरी को आप फोकस दूरी कहते हैं। यानी ये जो इसका फोकस है, यहां से अगर आप P तक चले तो ये जो आपकी बीच की दूरी है क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। मतलब यहां P से लेकर F तक आप चले तो क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं फोकस तल की, किसकी, फोकस तल की। फोकस तल में क्या है कि जहां आपका फोकस बिंदु है हम इस पर क्या डाल दें, एक काल्पनिक रेखा डाल दें। क्या डाल दें, एक काल्पनिक रेखा डाल दें। अगर हम यहाँ एक काल्पनिक रेखा डालते हैं तो यही जो चीज आपको दिख रही है लाइन सी, यही आपका क्या कहलाता है, फोकस तल। पहली चीज तो तल का मतलब सरफेस होता है, एक स्थान होता है सीधी रेखा, तो ये क्या कहलाएगा आपका, फोकस तल। तो आज की क्लास हम इसी टॉपिक के साथ यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एक अगले पार्ट के साथ, अगले टॉपिक के साथ, जो कि बहुत बेहतरीन होने वाला है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय, जय हिंद।